अल्फ़ा अमीनो एसिड जिसके बारे में हम इतना जान चुके हैं कि भाई यही, अगर प्रोटीन एक पॉलीमर है तो प्रोटीन को तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे तो जो मोनोमेरिक यूनिट यानी कि जो सिंगल यूनिट जो रिपीट होते हैं वो होते हैं अल्फ़ा अमीनो एसिड। अब अल्फ़ा अमीनो एसिड का ढांचा हमने देख लिया, जो प्रोटीन में पाया जाता है उनका ऑब्वियसली वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और उनका फिशर प्रोजेक्शन में उनका कन्फिग्रेशन एल आता है। ठीक है, रोमन नंबर 2 लिखेंगे अल्फ़ा अमीनो एसिड में। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। यानी कि लिखते भी रहिए सुनते भी रहिए कि जो भी अल्फ़ा अमीनो एसिड होते हैं इनका अगर आप क्लासिफिकेशन करने जाओगे तो इनका चरित्र यानी कि इनका नेचर एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। क्या होगा आइए देखते हैं। पहले इतना लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। तो बेटा अब क्योंकि शायद स्ट्रक्चर से आपको इतना तो दिख ही रहा होगा कि सर जो अल्फ़ा अमीनो एसिड है उसमें NH2 का ग्रुप भी है जो कि एक बेस की तरह बिहेव करता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी ग्रुप है जो एसिड की तरह बिहेव करता है। तो कॉमन सेंस शायद सेम लग जाएगा आपका। लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, लिखेंगे इफ़ द नंबर ऑफ NH2 यूनिट्स इज इक्वल टू COOH यूनिट, कॉमा इट इज़ न्यूट्रल। कहने का अर्थ ये है कि अगर प्रोटीन एक पॉलीमर है अल्फ़ा अमीनो एसिड का, तो अल्फ़ा अमीनो एसिड में यदि NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप की संख्या बराबर है तो न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि जितना NH2 बेस की तरह बिहेव करेगा उतना ही COOH एसिड की तरह बिहेव करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके न्यूट्रल सॉल्ट बना देगा। हेलो, लेकिन इफ़, लिखते भी जाइए सुनते भी रहिए, अगर NH2 यूनिट ज़्यादा हो गया COOH यूनिट से तो वो बेसिक कहला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि बेसिक ग्रुप बढ़ गया है। और अगर ये घट गया COOH से तो एसिडिक भी कहला सकता है। तो अल्फ़ा अमीनो एसिड एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। कब होंगे ये कंडीशन आपको शायद समझ में आती है, दिक्कत हो तो पूछो, नहीं होती है तो लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। अल्फ़ा अमीनो एसिड में तीसरी बात लिखते हैं, पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर 3 लिखेंगे बेटा। ये जो अल्फ़ा अमीनो एसिड होते हैं ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कैसे दो प्रकार के? कॉपी को दो हिस्सों में बांट लेंगे, लिखेंगे पहले इंग्लिश लिख लेंगे। दे आर क्लासिफाइड एज, ये इनका फर्दर क्लासिफिकेशन है, दो प्रकार के होते हैं। पहला नॉन एसेंशियल और दूसरा एसेंशियल। सर कायदे से एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल भी तो उनका प्रकार ही है, क्लासिफिकेशन यहाँ, लेकिन वो उनके ऑब्वियसली वो वाले चरित्र एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल नेचर के हिसाब से क्लासिफिकेशन है। यदि आप उनका क्लासिफिकेशन एक और वर्टिकल में कर सकते हैं, वो दूसरा वर्टिकल है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एक्चुअली इसका देसी मतलब ये है, याद करने के लिए अच्छी बात रहती है कि हम बेटा, बहुत हिंदी का एक बहुत अच्छी कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, सुनी होगी सबने। तो जो हमारे को बहुत ईजिली अवेलेबल होता है घर में ही मिल जाता है, जैसे घर का खाना, अभी तक जब तक कॉलेज नहीं गए हो आपको घर के खाने की कोई कीमत नहीं लगेगी। 2-4 साल 5 साल थोड़ा सा घर के बाहर रह लो, माँ के हाथ का खाना नहीं खाओ तो फिर अकल आ जाएगी कि नहीं यार बाहर का ईजा पीजा बेकूफ़ी है, माँ के हाथ का खाना बहुत अच्छा होता है। तो वही वाली बात एक्चुअली यहाँ पे भी एक क्लासिफिकेशन के लिए है कि जो हमारा बॉडी खुद बना देता है प्रोटीन वो हम नॉन एसेंशियल कहते हैं, और जो बाहर हमको डाइटरी सब्सटेंस से खाना पड़ता है उसको हम एसेंशियल मानते हैं। ये क्लासिफिकेशन की भी बात हुई, वही है। तो साइंस बनाने वाले भी हैं तो इंसान ही है ना। तो लिखेंगे रोमन नंबर 3, दे आर क्लासिफाइड एज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड एसेंशियल अमीनो एसिड्स। इंग्लिश बोल सकता हूँ आगे, खिसका दूँ नीचे? ठीक है, चलो बेटा पहला लिखेंगे यहाँ पे, इधर इस साइड में लिखेंगे दे कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। कौन सिंथेसाइज हो सकते हैं? नॉन एसेंशियल। घर ही में बन रहे हैं तो घर की मुर्गी बेकूफ़ दाल बराबर। और यहाँ पे लिखेंगे एसेंशियल में दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड आर ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट। ऑब्वियसली शरीर में अगर वो प्रोटीन जिनकी आवश्यकता शरीर पूरी नहीं कर पाता वो आपको खाने से, बाहर डाइट से लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल बड़े फेमस हैं, याद भी होने चाहिए। एग्जाम्पल लिखेंगे ग्लाइसिन, पहले नाम लिख लीजिए, GLY के नीचे मैंने अंडरलाइन की, आप भी करिएगा। और एलानाइन। अब सर ये क्या है? तो बेटा शायद अल्फ़ा अमीनो एसिड की फ़ोटो हमने कल बनाई थी, मैं थोड़ा सा, आप लिखते भी रहिए और सुनते भी रहिए। अल्फ़ा अमीनो एसिड की हमने जो अपनी क्लास नोट्स में फ़ोटो बनाई है उसमें हमने ये तो ज़रूर देखा है कि उसका कन्फिग्रेशन कैसा है, एल कन्फिग्रेशन, मतलब फंक्शनल ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन में लेफ्ट साइड में।
इधर H है, यहाँ COOH है, और सबसे नीचे शायद मैंने R लिखा था, और R मुझे पता है होने को तो कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। हेलो हेलो। हाँ सर। यदि वो RH है, यदि वो RH है, तो शायद गौर करने की बात है, ग्लाइसिन इकलौता ऐसा अल्फा अमीनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बिल्कुल सही बात। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव इसलिए है क्योंकि इसके कार्बन कायरल नहीं बचा, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन सेम ग्रुप बन गए। हेलो। यस सर। यस सर। तो आप यहाँ ब्रैकेट में इतना ज़रूर लिख दीजिए, ग्लाइसिन में R इज़ H और एलानाइन में R इज़ CH। आपको ये फ़ोटो दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद अल्फा अमीनो एसिड का जनरल फोटो आप ऑलरेडी ऊपर अपनी कॉपी में आपको दिख रहा होगा, आप एक पिछले पन्ने में या आपके ऊपर लिखा होगा तो ऊपर बना चुके हो। लेकिन हाँ, ये याद रखने की ज़रूरत है कि RH होता है ग्लाइसिन के केस में और RCH3 होता है एलानाइन के केस में, और आपको ये जनरल नाम भी याद होने चाहिए। आगे बढ़ा दूँ, आगे बढ़ जाऊँ। उसी के नीचे हाँ, रुक गया। पहले इतना लिखो, ये फ़ोटो मत बनाना, सिर्फ इतना लिखो, इतना। हाँ सर, हो गया। चलो, फिर उसके नीचे लिख लीजिए IUPAC नॉमेनक्लेचर, पहला ग्लाइसिन का। अब आपका ग्लाइसिन सामने है, आप सीधा नाम लिख लीजिए, फ़ोटो मत बनाइए। नाम बताइए इसका IUPAC क्या होगा बच्चों? ये तो आसान है सर। फंक्शनल ग्रुप कार्बन का होगा तो 1 2 2 कार्बन की चेन है सर, और 2 सेकेंड कार्बन में ब्रांच है सर, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप COOH एक सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप होता है। सफिक्स उसका लेंगे, बाकी बन जाएगा प्रीफिक्स। तो NH2 का प्रीफिक्स होता है अमीनो, 2 पे लगा है तो 2 अमीनो इथेनोइक एसिड। हेलो हाँ सर। हेलो। यस सर। हटा दूं? यस सर। चलो, अब एलानाइन का आप खुद बताने की कोशिश कीजिए, मैं आपके आगे एलानाइन बना जरूर दे रहा हूँ। आप इसे बनाए नहीं, आप मुझे सिर्फ इसका IUPAC बताने का प्रयास करें। 2 अमीनो प्रोपेनोइक एसिड। ऑब्वियस ही बात है, अमीनो प्रोपेनोइक, क्योंकि इसमें मेन चेन ये 1 2 3 कार्बन की हो गई, तो 2 अमीनो प्रोपेनोइक एसिड। शायद सबको ये बात भी समझ में आ रही होगी। ये याद रखना है बच्चों कि ग्लाइसिन और एलानाइन ऐसे अल्फा अमीनो एसिड हैं जो आपका शरीर खुद बनाता है, इसलिए इन्हें नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखेंगे बेटा एसेंशियल अमीनो एसिड्स में एग्जाम्पल में। इसका फेमस एग्जाम्पल है विलाइन। होते बहुत सारे हैं बेटा, एक आध एग्जाम्पल बस लिखा रहा हूँ मैं। विलाइन, विलाइन में VAL में अंडरलाइन कर दीजिए, और यहाँ पे फ़ोटो भले मत बनाओ, अच्छा नहीं बनाना, हाँ फ़ोटो मत बनाओ। यहाँ पे R क्या होगा बच्चों? नाम से शायद आप बता पाओ, मैं आपके लिए नीचे लिख रहा हूँ। R अगर ये ग्रुप है बेटा, तो क्या इसका जनरल नेम आता है आपको? आइसोप्रोपाइल। बिल्कुल सही है। तो बच्चों वेलाइन के नीचे लिख दो R इज़, ये फ़ोटो बना दो ऐसे करके, और जनरल नेम ज़रूर देख लो, आइसो। ये याद रखने में आपकी मदद करेगा। R की जगह आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दो, IUPAC आप कर लेंगे, इसलिए अब नहीं लिखा रहा मैं, तो ठीक है। हेलो। बोर्ड को बहुत पसंद है एक्सप्लेन एसेंशियल अमीनो एसिड नॉन विद ट्रू एग्जांपल्स, तो आपको एग्जांपल याद होने चाहिए ना। एक और एग्जांपल है बेटा ल्यूसीन, LEUCINE, ल्यूसीन। ल्यूसीन में R क्या है बच्चों, बता सकता है कोई मुझे? आइसोब्यूटाइल। बिल्कुल सही। इस बच्चे ने यहाँ एक गलती की हुई है बस, ये CH2 फ्री वैलेंसी निकालनी चाहिए थी इसको। दिस इज आइसो, नाम भी लिख लीजिएगा, आइसोब्यूटाइल ग्रुप। तो यहाँ पे R क्या है? R इज आइसोब्यूटाइल ग्रुप। तो ये हो गया अल्फा अमीनो एसिड के एक क्लासिफिकेशन कि वो शरीर में बनते हैं कि नहीं, उस आधार पे उन्हें हम एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कहते हैं। हटा दूँ? रुक गया बेटा। ल्यूसीन की फ़ोटो बनाओ और IUPAC बताओ। सर बोलो। 2 अमीनो, 2 अमीनो 1 आइसोप्रोपाइल प्रोपेनोइक एसिड।
बेटा आइसोप्रोपाइल IUPAC नेम नहीं है, हालांकि IUPAC एक्सेप्ट करती है, फिर भी हम जब जवाब देंगे तो हम प्रयास करें कि हम ना करें उसका इस्तेमाल। फ़ोटो शायद सबने बना ली होगी, ऐसी ही फ़ोटो बनी होगी सबकी। Yes, sir. और ये बात भी बिल्कुल सही है कि फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वही 1 होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आसान नाम को आपने कठिन कर दिया। ये हो जाएंगी 2 ब्रांचेस। अब शायद सब नाम बोल सकते हैं। 2 अमीनो, 4 पे मिथाइल, पेंट एन 1 ओइक एसिड। हेलो, Pentanoic acid. Yes, sir. तो काफ़ी गलत नाम बोला आपने, ठीक है, अगर ठीक तो नहीं है पर ठीक। चलो, समझ में आता है, सबने लिखा? हटा दूं? एक मिनट। रुक गया बेटा। तो अमीनो एसिड यूजुअली कलरलेस होते हैं, रूम टेम्परेचर पे 100। हाँ बेटा, हटा नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ। अमीनो एसिड यूजुअली कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। और प्रोटीन्स में जो अल्फा अमीनो एसिड पाए जाते हैं वो जनरली ना बेस होते हैं ना एसिड होते हैं, वो एक सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं। अगेन आप समझ सकते हो क्यों, क्योंकि हमने जो बनाई है सर उसमें एक NH2 और एक COOH है, तो सर वो तो एसिड H+ देगा और NH2H+ को लेके NH3+ बना के सॉल्ट के रूप में एग्जिस्ट करेगा, प्लस माइनस, है ना। तो इन जनरल वो एक न्यूट्रल कंपाउंड की तरह बिहेव करते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर 4। अब हटा दूँ, कोई रोक रहा है? तो रोमन नंबर 4 में कंटिन्यूएशन में लिखेंगे इन एक्वस सॉल्यूशन कॉमा द कार्बोक्सिल ग्रुप कैन लूज अ प्रोटॉन एंड अमीनो ग्रुप कैन एक्सेप्ट दैट प्रोटॉन गिविंग राइज टू अ डाइपोलर आयन कॉल्ड ज्विटर आयन। लिखे और सुनते भी रहें, मैं आपको बोल ही रहा था कि प्रोटीन में जो जनरली अल्फा अमीनो एसिड होता है उसमें हमको दिख ही रहा है NH2 और COOH एक रहते हैं। COOH H+ देता है, NH2 उसको H+ को प्रोटॉन को गेन कर लेता है, और जिस स्वरूप में आ जाते हैं उस स्वरूप को हम कहते हैं, उस मतलब साइंस ने नाम भी दिया उसे, हम ज्विटर आयन फॉर्म कहते हैं। नीचे मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ये एक बेसिक सा अमीनो एसिड, इसको मैंने इसके फिशर प्रोजेक्शन में नहीं दिखाया तो नॉर्मली लिख दिया, तो R लिख के ऐसे कर दिया। हमें पता है ये COOH का H+ दे सकता है, NH2 पे नाइट्रोजन पे मौजूद लोन पर उस H+ को ट्रैप करके ऐसे एक डाइपोलर आयन बना सकते हैं, और ऐसा डाइपोलर आयन इसका ज्विटर आयनिक फॉर्म है। हेलो, लिखो तो, हाँ बोलो, दिक्कत हो तो पूछो। पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर 5 लिखेंगे। 5वें पॉइंट में इंग्लिश लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे बेटा अमीनो एसिड्स शो एम्फोटेरिक बिहेवियर इन ज्विटर आयनिक फॉर्म बिकॉज दे रिएक्ट विथ एसिड्स एंड बेसिस। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करना इसलिए मैं कलर बदल रहा हूँ। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे इन एसिडिक सोल्यूशन कॉमा द कार्बोक्सिलेट आयन यानी कि COO- टेक्स अ प्रोटॉन एंड इज कन्वर्टेड टू कार्बोक्साइल सब्सटीट्यूएंट यानी कि COOH। हाउएवर इन बेसिक सोल्यूशन द अमोनियम सब्सटीट्यूएंट इज कन्वर्टेड टू अमीनो ग्रुप थ्रू लूजिंग अ प्रोटॉन। इतना लिखें तो हाँ बोले, या चलो मैं समझाता भी चलता हूँ। वैसे समझाता नहीं यार, पहले इंग्लिश लिख लो वरना दोनों काम एक साथ नहीं कर पाओगे। है कुछ नहीं, पर थोड़ा सा नाम से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पहले लिख लो, लिखो तो हाँ बोलो, फिर समझाता हूँ। अच्छा, ऑडियो म्यूट था, तो मैं, आप लोग ये फ़ोटो बनाते भी रहो, मैं एक बार फिर से बोल भी देता हूँ ये बात कि ज्विटर आयन मतलब NH3+ और COO-। मीडियम एसिडिक है तो H+ मौजूद होगा तो वो O- H+ को ट्रैप करके COOH में बदल जाएगा, और यदि मीडियम बेसिक है तो मीडियम में होगा OH-, वो OH- इस NH3+ ज्विटर आयन के पास आएगा, ये इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, पानी बना के निकल जाएगा और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, तो NH3+ NH2 न्यूट्रल बन जाएगा। तो वही इंग्लिश में आपने रोमन नंबर 5 में लिखा हुआ है। इंग्लिश में हम COO- को कहते हैं कार्बोक्सीलेट, तो कार्बोक्सीलेट एसिडिक मीडियम में बदल गया कार्बोक्साइल ग्रुप में, COOH को हम इंग्लिश में कार्बोक्साइल ग्रुप कहते हैं।
और NH3+ जिसे हम अमोनियम ग्रुप कहते हैं वो NH2 यानी कि अमीनो ग्रुप में बदल जाता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। तो क्योंकि ज्वेटर आयन दोनों मीडियम में रिएक्ट कर रहा है इसलिए वो एम्फोटेरिक बिहेवियर का है। फोटो बनाओ, समझो तो हाँ बोलो, लिखो तो हाँ बोलो। रोमन नंबर 6 लिखेंगे, इन एसिडिक सोल्यूशन द अमीनो acid is found as a positive ion and moves towards the cathode in an electric field. On the other hand, in alkaline solution, it is available as a negative ion and migrate towards anode. ये आप फोटो जो ऊपर बनाई उसमें आप देख भी सकते हो। एसिडिक मीडियम में, एसिडिक सोल्यूशन में ज्वेटर आयन का कौन सा चार्ज जिंदा था बेटा? देख लो, फोटो बनाइए आपने। एसिडिक मीडियम में ज्वेटर आयन का कौन सा चार्ज है? क्या? एसिडिक मीडियम में ज्वेटर आयन का कौन सा चार्ज जिंदा था? अरे बोलो। हाँ, NH3+ पॉजिटिव चार्ज जिंदा था। पॉजिटिव चार्ज जिंदा था तो अगर आप एसिडिक सोल्यूशन में ज्वेटर आयन को एक ऐसे सोल्यूशन डालोगे और उसमें इलेक्ट्रोड डाल के बिजली पास करोगे तो ये ज्वेटर आयन किस इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है सर, तो कैथोड की तरफ जाके अट्रैक्ट होके डिपॉजिट हो जाएगा। और इसी के ऑपोजिट ऑन द अदर हैंड अगर अल्कलाइन सोल्यूशन है यानी कि बेसिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम में कौन सा चार्ज जिंदा है बेटा? चेक करो, COO- जिंदा है। तो जो COO- जिंदा है वो उसको नेगेटिवली चार्ज कर देगा और वो एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा। अगर आप चाहो कि ज्वेटर आयन कहीं भी माइग्रेट ना करे तो ये भी आप कंट्रोल कर सकते हो। बहुत फेमस बात है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे एट अ स्पेसिफिक हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यानी कि pH, द डाईपोलर आयन एग्जिस्ट एज अ न्यूट्रल आयन एंड डज नॉट शो माइग्रेशन टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोड। दिस pH इज टर्म्ड एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड। कहने का अर्थ ये है कि अगर ज्वेटर आयन किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है तो आप उसके मूवमेंट को रोक सकते हो। कैसे? pH को एडजस्ट करके। हाँ, ज़रूरी नहीं है pH को साथ ही रखना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा आपको जो अल्फा अमीनो एसिड उसके आधार पे। हाँ, पर एक ऐसा एडजस्टेड वैल्यू आएगी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की, H+ की, यानी कि pH एक ऐसा आएगा जिस pH पे आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ना वो COO- के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, ना वो केवल COO- बच रहा है, ना वो केवल NH3+ बच रहा है। दोनों का मात्रा लगभग इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। और ऐसे H+ आयन कंसंट्रेशन में जब ज्वेटर आयन किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ ना माइग्रेट करे, वैसे H+ आयन कंसंट्रेशन को हम इंग्लिश में कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। हेलो हेलो, ये डेफिनेशन है बेटा, ये डेफिनेशन है, ये याद होनी चाहिए। लिखते भी रहिए, सुनते भी रहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि हमको ये पता है अल्फा अमीनो एसिड ज्वेटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एसिडिक सोल्यूशन में और बेसिक सोल्यूशन में ये रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेंगे क्योंकि उनमें कोई एक पर्टिकुलर चार्ज बच जाएगा। आपके पास ऐसा एक एक्सपेरिमेंटल प्रयोजन है कि आप H+ आयन कंसंट्रेशन को एडजस्ट करके एक ऐसा H+ आयन क्रिएट कर सकते हैं जिस H+ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि ज्वेटर आयन कहीं भी मूव नहीं करेगा। और ऐसे H+ आयन कंसंट्रेशन में जब वो कहीं भी किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ ना मूव करे, उसको इंग्लिश में हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। वैसे pH को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट उस अमीनो एसिड के लिए। ठीक, अच्छी बात है। लिखो, समझो तो हाँ बोलो, दिक्कत हो तो पूछो। टाइम आ के मुझे याद दिला देना। टाइम बचा बेटा, अभी हो गया।